आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बिग बुलेटिन। मरकज की जानिब से नोटबंदी से मुतालिक लिए गए फैसले से आवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। 22 दिन गुजर जाने के बाद भी परेशानियां खत्म होती नहीं नजर आ रही हैं। अब नोटबंदी का असर तनख्वाहों पर भी देखा जा रहा है। दूसरी जानिब लोकसभा में भी नोटबंदी का मामला छाया हुआ है। अपोजिशन ने नोटबंदी पर वजाहत देने की वजीर आजम से मांग की है, जबकि वजीर आजम पार्लियामेंट में लपकुशाई करने से गुरेज कर रहे हैं। खास बात यह है कि वजीर आजम बोलने वाले वजीर आजम हैं, इस वजह से इनकी खामोशी पर सवाल ज्यादा ही उठ रहे हैं। पहले आप यह खास रिपोर्ट देखिए। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर की रात से 500 और 1000 के नोटों पर आयत पाबंदी के बाद से मुल्क भर में हलचल मची हुई है। नोटबंदी से मुतालिक वजीर आजम की जानिब से लिए गए अचानक फैसले पर चौतरफा तनकीद हो रही है। करोड़ों लोग आज बैंकों और एटीएम पर अपनी बारी के इंतजार में लाइन में खड़े हैं। इस सारे मामले पर अपोजिशन कांग्रेस के अलावा दीगर जमातों ने 28 नवंबर को जन आक्रोश दिवस मनाया। अपोजिशन शुरुआत से ही नोटबंदी पर वजीर आजम को पार्लियामेंट में वजाहत देने की मांग कर रहे हैं, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में नोटबंदी पर कुछ कहने से गुरेज कर रहे हैं, जिसके सबब पार्लियामेंट की कार्रवाई गुज़िश्ता एक हफ्ते से ठप पड़ी हुई है। नोटबंदी के मुतालिक वजीर आजम के बयान को लेकर अपोजिशन बजिद है। देश को, आदमी को, आम जनता को अब काला धन बना दिया। सबको सब चोर है, हर आदमी चोर है, हम लोग सब चोर है। आज भी नोटबंदी पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा आराई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं वजीर आजम लगातार अपोजिशन के मुतालबात को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। 50-50 में 50% ब्लैक मनी वापस दे दिया है सरकार ने चोरों को। 22 दिन गुजरने के बाद भी आवाम को नोटबंदी के मसाइल से छुटकारा नहीं मिल रहा है। दूसरी जानिब पार्लियामेंट की कार्रवाई भी ठप पड़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में नोटबंदी पर लपकुशाई करते हैं या अपोजिशन के मुतालबात को इसी तरह नजरअंदाज करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो जहां एक तरफ अवाम नोटबंदी को लेकर परेशान है, बेचैन है, तो अपोजिशन इस बात को लेकर बेचैन है कि आखिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं और पार्लियामेंट में वजीर आजम की खामोशी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ डॉक्टर सरवत जहां फातिमा साहिबा, जो कि कांग्रेस के तर्जुमान हैं, दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। मुनव्वर हसन गौर साहब बीएसपी लीडर हैं, आप भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आनंद साहू जी बीजेपी लीडर हैं, आप भी दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबू आसिम आजमी साहब महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर हैं, आप मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जफर मुहिउद्दीन साहब सियासी तज्जियानिगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। अपने 5 खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले आनंद साहू जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे कि आज 22 दिन हो गए हैं। अगर बात करें नोटबंदी को लेकर लोगों की परेशानियों की, तो आप कैसे देखते हैं आनंद साहू जी 22 दिन के बाद नोटबंदी का असर? अबू साहब, निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा समर्थन, ऐतिहासिक रूप से इस नोटबंदी का जो फैसला है उसको जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। और देश में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मानो जनता जो है तैयार थी इस लड़ाई के लिए, और वो फैसला जो जनता की आवाज़ थी उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एकदम से लिया और उसको
देश भर में बहुत ही ज्यादा कामयाबी हासिल हो रहा है। निश्चित रूप से थोड़ी बहुत कठिनाइयां होती है जब बड़े एक रिफॉर्म की ओर, आप आर्थिक रिफॉर्म की ओर बढ़ते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि जब 85 से लगभग 85% बड़े नोट को आप वापस लेते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं उसको पाटने में थोड़ा वक्त लगता है, और इसका निश्चित रूप से दूरगामी एक बड़ा फायदा पूरे भारत के गरीब जनता को जो होने वाला है उसका सेहरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। हाँ। उनको बधाई देते हैं कि इस प्रकार का फैसला लेने का एक जो बड़ा साहस उन्होंने दिखाया है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है। जनता के पास ये जाते हैं कि आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है लाइन में, तो वो कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो नेताओं को हो रही है, जिनके पास काले धन थे, जिनके पास बहुत सारे हजारों करोड़ थे। मायावती हैं, मुलायम सिंह जी हैं, और भी बहुत सारे नेता, जो अरविंद केजरीवाल आते आते देखिए उनका कारवां जो है सीधा जो भ्रष्टाचार का काफिला तैयार हो गया है। हाँ। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता था आज उसके साथ भ्रष्टाचारियों का एक कारवां तैयार हो गया है, रोज जेल जा रहे हैं उनके लोग। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से भयभीत हैं, परेशान हैं कि भाई उनका दाल गलने वाला नहीं है अब इस देश में। अपोजिशन परेशान है इस कदम से। साहू जी, आपके इस जवाब पर जितने भी अपोजिशन लीडरान हमारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं सब एक तरह से मुस्कुरा रहे हैं। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरवत साहिबा से, मुनव्वर हसन साहब से या अबू आसिम आजमी साहब से जवाब किससे लें, क्योंकि ये तीनों लोग मुस्कुरा रहे हैं और इनकी मुस्कुराहट में कुछ छुपा हुआ है। अबू आसिम आजमी साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जन समर्थन मिला है। आनंद साहू जी का कहना है कि नोटबंदी का जो मामला मोदी साहब ने उठाया और जो कदम उठाया, इस पर एक साहसिक कदम है, ऐतिहासिक कदम है और जन समर्थन मिला है। आसिम साहब, आपका कमेंट। मैं नहीं समझता कि जन समर्थन मिला हुआ है। ऐसा है कि मोदी साहब जो हैं लच्छेदार बात करने में मशहूर हैं। जब शुरू में ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ 100 दिन दे दो, मैं इस मुल्क के बाहर गया हुआ सारा ब्लैक मनी लाऊंगा जी। तो जनता इनके लच्छेदार भाषणों में आई कि 15-15, 20-20 लाख रुपए एक अकाउंट में आया और जनता ने इनको समर्थन देकर के इनको मेजॉरिटी से लाके बिठा दिया। परंतु मैं नहीं समझता हूँ कि 2.5 से 3 साल सत्ता में रहने के बाद आज तक भी देश में कोई ऐसा काम हुआ हो जिससे देश का कहीं से भी विकास हुआ हो। अब नोटबंदी मामले में ब्लैक मनी बाहर से तो नहीं लाए, लेकिन यहाँ ब्लैक मनी बंद करने पे पूरी जनता चाहती है कि ब्लैक मनी ख़त्म होना चाहिए। परंतु ब्लैक मनी के बहाने इन्होंने जो किया है, मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी परेशान है आज। अब हम अपना पैसा लेकर के लाइन में खड़े हुए हैं। 2000 की नोट मिल रही है, होटलों में लाइन लिखा हुआ है कि अगर 1100 रुपये का खाना खाओगे तो 2000 की नोट लाना, नहीं तो हम आपके नोट बनाएंगे नहीं। टैक्सी वाले कहते हैं कि हम छुट्टा पैसा नहीं तो हम आपको बिठाएंगे नहीं। इस तरह से अपना पैसा रख करके अबू आसिम आजमी साहब नहीं निकाल सकते। नोटबंदी पर अपोजिशन को ही लोग परेशान नजर क्यों आ रहे हैं? साहू जी ने कहा कि भाई लोग बहुत खुश हैं, अपोजिशन लोगों के पास जा रहा है तो लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा कदम है, ऐतिहासिक कदम है। अरे जनता परेशान है आपको जी। मैंने 6 बड़ी मीटिंगें किया और मैंने वहां पर कसम खा के लोगों से कहा कि भगवान और अल्लाह की कसम है, सच बता दो आप लोग कि आप नोटबंदी से खुश हो या नाराज हो, आपको तकलीफ है, आराम है। मैं कह रहा हूं 100% लोगों ने हर मीटिंग में हाथ उठाकर कहा कि हम लोग बहुत परेशान हैं। यहां तक 1-2 आदमी भाग कर आए, माइक पर आके जबरदस्ती गाली देना शुरू कर दी। ऐसी बुरी गाली कि मैंने भगाया कि इस तरह से वजीर आजम को गाली नहीं दे सकते आप, कैसी बात कर रहे हैं। आज सैकड़ों आदमी मर गए नोटबंदी के मामले में लाइन लगाकर अपना ही पैसा बनाने के लिए, अपने पैसा निकालने के लिए 7-7, 8-8 घंटे लाइन में खड़े हैं। हार्ट फेल हो गया लोगों का, कैसे लोग खुश हो सकते हैं? किसान परेशान है, बुआई के लिए पैसा नहीं है, आज बीज नहीं खरीद सकता, आज जो है किसान जो है खाद नहीं खरीद पा रहा है, कैसे खुश हो सकते हैं? ये मीडिया के जरिया सिर्फ इनके बनाए हुए, इनके खड़े हुए आदमी को दिखाए जा रहे हैं, बाकी परेशान लोगों की आवाज़ को दिखाने की कोशिश नहीं हो रही है। हम सड़क पर रहते हैं, बहुत परेशान हैं लोग कहते हैं आज जिस तरह से नोट के लिए लाइन लगाओ, नोट के साथ साथ वोट के लिए भी आज ले लो तो हम बटन दबा देंगे, मोदी जी को हटा देंगे यहां से।
ठीक है, डॉक्टर सरवत साहिबा आपके पास आना चाहेंगे। बिल्कुल, अब जनता परेशान है जी ठीक है। सरवत साहिबा आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आनंद साहब जब बोल रहे थे तो आप बहुत मुस्कुरा रही थी उस वक्त, आप कैसे देखती हैं इस कदम को? 22 दिन हो गए हैं, अब 22 दिन के बाद इसका असर या इफेक्ट क्या कुछ आप देखती हैं सरवत साहिबा? देखिए, कांग्रेस पार्टी नोटबंदी के खिलाफ नहीं है, सबसे पहली बात। और ये जो बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि काले धन वाले लोग परेशान हैं, तो बीजेपी से हम ये पूछना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहेंगे कि काले धन का डिफिनेशन वो बता दे। हिंदुस्तान वालों को काले धन का डिफिनेशन जानने की अब बड़ी चाहत हो गई हुई है, क्योंकि काला धन किसे कहते हैं। आपको बताएं कि ये जिस तरह से नोटबंदी में एक अव्यवस्था हुई है, उसमें 80,000 करोड़ पर डे का नुकसान है, और 50 दिन का जो इन्होंने मियाद रखा हुआ है, तो उसमें करीब 40 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था पे बोझ पड़ने वाला है, जबकि इन लोगों के ही हिसाब से सिर्फ 4 लाख करोड़ ही काला धन था, जो ये पहले इलेक्शन से पहले जब आए थे तो कहा करते थे। अब आप ही हिसाब लगा लीजिए कि काले धन और जो सफेद धन जिनके हिसाब से है, वो ये कहां हिंदुस्तान को लिए चले जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कह रहे हैं कि काले धन को लाओ और 50% जमा करो और बाकी को सफेद करके ले जाओ, तो ये काले धन का डिफिनेशन जो एक नया फेयर एंड लवली लेकर के आए हैं काले धन को सफेद करने का, तो ये सब चीजें जब इन्हें करना था तो आम जनता को लाइन में लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। काला धन सफेद करने का इनका एक और तरीका था। बीजेपी 8 नवंबर से पहले, 1 या 2 दिन पहले, बंगाल में बीजेपी के खाते में कितने करोड़, 500 और 1000 के नोट गए हैं, इसका भी जवाब बीजेपी दे दे। साथ साथ बिहार, महाराष्ट्र और कई स्टेट्स में जिला मुख्यालय बनाने के नाम पे इनकी जो जमीन खरीदारी हुई है, औने पौने भाव, ये जमीन की जो औने पौने कीमत लगा करके 1500 के नोट पेमेंट के तौर पे दिए गए हैं। आपको हम ब्यौरा बिहार का एटलीस्ट जरूर दे सकते हैं, और महाराष्ट्र का कि कितनी जमीन कितने कीमत में दी गई है और कितना नकद पेमेंट हुआ है। तो ये सब चीजें सितंबर और अक्टूबर में हुई हैं। इतने अफरा तफरी की क्या जरूरत थी अगर काला धन देशवासियों से निकालना था? आपको पता होगा कि जो लोग लाइन में खड़े हुए हैं वो सब टैक्स पेयर हैं, वो टैक्स पे करते हैं, उनके पास जो भी आमदनी है वो 1 नंबर की है, वो क्योंकि वो हिंदुस्तान के टैक्स पेयर में से आते हैं, उनके पास काला धन नहीं है। वो 1000 रुपया, या जो मजदूर है 1000 रुपया पर डे काम करता है, जो पेड सैलरीड है ज्यादा 50,000 न लाख रुपया उनके मंथली आती है सैलरी, वो लोग लाइन में खड़े हुए हैं। आपने अभी तक करीब 22 दिन हो गया, 22 दिन में हमें लगता है कि 100 बार ये अपने कानून को ही बदले हैं। रोज एक नया नोटिफिकेशन आरबीआई की तरफ से या सरकार की तरफ से आ जाता है कि आज ये कानून, आज वो कानून। आखिर जब इनकी तैयारी नहीं थी, फिर ये इतना बड़ा फैसला किसको लेकर के चले आए थे? इतना बड़ा फैसला विपक्ष के बगैर आप कंसर्न में लिए हुए आप चले आए और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। और जब विपक्ष ये मांग कर रही है कि आप आकर के अपनी रूपरेखा जो आपने एक लंबी रूपरेखा रखी होगी उसको आप बताएं, तो वो आप बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आनंद साहू जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं आनंद साहू जी? मुझे तो हंसी आ रहा है कि कह रहे हैं कि विपक्ष को बिना बताए ये फैसला कैसे ले लिए। कमाल है जी। आज इसका मतलब ठीक कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब कि वो बताना भूल गए वो विपक्ष वालों को, सारे नेताओं को, कि नोटबंदी कर रहे हैं, इसीलिए वो नाराज हैं, क्योंकि उनको सफेद करने का मौका ही नहीं दिया। अभी 1, 2, 3, 4 सवाल पूछा है इन्होंने। एक तो इन्होंने कहा कि टैक्स पेयर जो है वो लाइन में खड़े हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। सुन लीजिए। और हिंदुस्तान की आवाम को अगर प्रॉब्लम होगा तो विपक्ष हंगामा करेगी और विपक्ष बहुत अच्छे से सुना है आपका भाषण को। आप करिए, आपको डेमोक्रेसी में राइट है, मैं नहीं मना कर रहा हूं, आप करिए, लेकिन अभी मुझे कम से कम हम जब बोल रहे हैं तब मत करिए विपक्ष हल्ला, थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। ये जो टैक्स पेयर हैं उनको तकलीफ हो रहा है, आप कह रहे हैं ये टैक्स पेयर, इनको सुविधा हो इसीलिए सरकार ने कई उनको मौके दिए हैं कि 50 दिन आप इसमें जमा करिए आराम से,
और विड्रॉल भी कैपेसिटी बढ़ा दिया, चेक से, एटीएम से, पेट्रोल पंप में पेमेंट पुराने नोटों को करने का, साथ में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, आज सबसे बड़ी बात है 50% दे के विपक्ष वाले वाइट कर रहे थे, तो भारत सरकार ने कहा कि भाई 25% और गरीब खाते में डालो, गरीब खाते में डालो, और 4 साल उधर आंख नहीं दिखाना है, उधर सरकार का पैसा है, वो 4 साल के बाद तुमको पैसा दिया जाएगा विदाउट इंटरेस्ट। 25% तुम ले जाओ, वो भी पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, तुम कहां से लाए हो, ये सब मालूम हो जाएगा। ठीक है सरवर साहब 10 सेकंड में अपना रिएक्शन दीजिए, फिर हम, मैं शुरू से कह रहा हूँ, हसन गौर साहब के पास भी जाना है। मैं और ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, 80 लाख करोड़ इतने बड़े झूठ का आडंबर कहां से लेके आए? लगाया है, इसका जवाब दे दे। और क्या है? इल्जाम आपने लगाया है कि आप हिंदुस्तानियों को, पूरे हिंदुस्तानियों को एक साथ 10% काले धन वालों को पकड़ने के लिए 90% लोगों को आप लाइन में खड़ा कर देते हैं। आप विपक्ष के सवाल के जवाब में आप कहते हैं कि जो लोग धन जमा कर रहे हैं या जिनको 50% जमा करके वाइट करने का ऑफर दिया गया वो विपक्ष के लोग हैं। आपको जरा भी ख्याल नहीं है कि आप बोल क्या रहे हैं? आप नेशनल चैनल 50% गवर्नमेंट के खाते में और 25% गरीब खाते में, ये आप क्या बोल रहे हैं? कोई गरीब खाता, अमीर खाता क्या होता है? आप पहले ठीक है मुनव्वर हसन गौर जी, ठीक है, वही तो हम पूछ रहे हैं। ठीक है सरवत साहिबा और आनंद साहू जी, ठीक है मुनव्वर हसन गौर जी, मुनव्वर हसन गौर जी, 22 दिन हो गए, बीएसपी ने बड़े जोर शोर से इस पूरे इशू को उठाया, मायावती जी खूब बोलती नजर आई हैं। 22 दिनों के बाद इसका असर क्या कुछ आपको नजर आता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब ये नोटबंदी का ऐलान किया तो लोगों से वादा किया कि 1-2 हफ्ते में ये समस्या सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आज 22 दिन हो गए, समस्या सॉल्व होने की बजाय बढ़ती जा रही है। पूरे देश में आप जो है ना देख रहे हैं, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। एक मैं साहू जी को ये बताना चाहता हूँ कि सारा विपक्ष बेईमान है, हमारे पास सबसे ज़्यादा काला धन है बकौल इनके, ना तो इनके पास ईडी ना इनके पास इनकम टैक्स। फिर अब मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, क्योंकि इन्हें तो सुनाना बेकार है, ये तो है ही नहीं इस लायक इन्हें कुछ बताया जाए। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, इस आपके चैनल के माध्यम से देख रही होगी, आज कौन काले धन वालों के साथ खड़ा हुआ है, कौन उनका 50% चेंज करके देने के लिए राजी है। ये जो है ना बताएं कि वो लोग कौन है। अगर वो विपक्ष के लोग हैं और सारा काला धन विपक्ष के पास है तो ये हमारे साथ कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। इन्होंने हमारे लिए ये ऑफर दिया है, इन्होंने हमारे लिए ऑफर दिया है। क्या ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं या नहीं कर रहे? पीएम मोदी रोडों पे आके लच्छेदार भाषण देते हैं, पार्लियामेंट में बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है, आके लोगों को जवाब दें। बाहर जो है ना लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लगातार दूसरी पार्टियों को का स्टेटस खराब करने पे लगे हुए हैं, अपना स्टेटस नहीं देख रहे वो कि 50% दे के काले धन वालों के साथ दोस्ती कर रहे हैं वो। और रही बात जो है ना लोगों की परेशानी की, 100 से ज्यादा लोग मर गए। सरकार क्या कर रही है उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए? क्यों उन्हें मुआवजा नहीं दे रही सरकार? सरकार की कुनीतियों की वजह से वो लोग मारे गए हैं। ठीक है साहू जी, आम लोगों की परेशानियां क्या सरकार को नजर नहीं आ रही? साहू जी इस पर जवाब दीजिए आप 20 सेकंड में, फिर मोहिउद्दीन साहब के पास जाएंगे। बहुत नजर आ रही है अबू साहब बहुत सवाल आपने बहुत सही किया। आम आदमी का समस्या पूरी सरकार ने ध्यान दिया है, गौर फरमाया है, इसीलिए आज उन्होंने क्या किया है आप देखिए। सारे अभी भी 500 के नोट कई जगह, बिल में, कई पेट्रोल पंप में, आप डाक घरों में जाकर अभी भी आपका जो काम है वो रुक नहीं रहा है। कोर्ट में आपका काम नहीं रुक रहा है। हर तरह से सरकार ने टोल में आपको फ्री कर दिया है। सरकार देखिए, ये इनका गुस्सा इनको बंद करिए, जो है हकीकत में जाके देखिए जमीन पे क्या हाल है, लोग कैसे परेशान हैं। खुद परेशान है क्योंकि उनको बदलने का टाइम नहीं मिला। अब लोगों को उनके जितने, सुन लीजिए, आपको मिल गया था, तो आपको मिल गया था बदलने का टाइम। रिपोर्ट तो खैर सर आपको मिल गया था सऊदी बदलने का टाइम, आपने सब चेंज कर लिया। देखिए हम लोग के पास पैसा ही नहीं है भाई, आप कह रहे दूसरों को नहीं मिला मौका, आपको मिल गया था ना, आपको पता था ना ये होने वाला है। जो आपने जो ठीक है इस पूरे इशू को, ठीक है इस पूरे इशू को हम सियासी तज्जिया निगार जफर मोहिउद्दीन साहब से समझने की कोशिश करेंगे। पूरा बात मोहिउद्दीन साहब, जफर साहब,
ये बताइए कि इस पूरे इशू को अगर 22 दिन में देखा जाए तो अपोजिशन को पूरे मुल्क में इस पूरे मामले को लेकर अपोजिशन को लोग हर तरफ परेशान नजर आ रहे हैं। जो लोग गद्दी पर हैं, सरकार पर हैं, जिन्होंने जो पूरे इस मामले को लेकर आए हैं, नोटबंदी को लेकर, उन्हें मुल्क में कोई परेशान नजर नहीं आ रहा है। कैसे देखते हैं 22 दिन के इन हालात को आप, जफर साहब? देखिए, मैं पहले आपको आज का जो आम आदमी है, आज का जो कॉमन मैन है, वो बस एक शेर उसके जहन में आ रहा है कि किसको कातिल मैं कहूँ, किसको मसीहा समझूं, किसको कातिल मैं कहूँ, किसको मसीहा समझूं, सब यहाँ दोस्त ही बैठे हैं, किसे क्या समझूं। यहाँ मैं थोड़ा तरमीम करके कहना चाहूँगा, सब यहाँ नेता ही बैठे हैं, किसे क्या समझूं। देखिए, आज की कॉमन मैन की जो हालत है, ये कोई नेता उस पर जो है नहीं ज्यादा गंभीरता से उसकी हालत पर नहीं देख रहा है। पहले तो आप मुझे अबू हुरैरा साहब ये बताइए, क्या मैं नोटबंदी पर बात करूं या काले धन पर बात करूं? दोनों ही क्योंकि दो अलग चीजें हैं। जी जी, देखिए, नोटबंदी अलग चीज है, नोटबंदी को आप काले धन से मत मिलाइए। जिस तरह की आज की ये सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, इसको ब्लैक मनी पर रोकथाम करने की, ब्लैक मनी को रोकथाम करने के लिए नोटबंदी की जरूरत नहीं है। नोटबंदी तो कई बार हुई है हिंदुस्तान में, बड़ी खामोशी से भी हुई है, नोटों की बदली हुई है। वो जब रिजर्व बैंक को लगा है कि यहां नोटों को बदलाना है, नोटों को बदलाए हैं। इससे आप काले धन को क्यों जोड़ रहे हैं? ये तो वही बात हुई जैसे आप सर्जिकल स्ट्राइक को एक बड़ा मुद्दा बनाकर पेश कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार का मतलब ये है कि हर महीने में 4 इश्यूज हम निकालेंगे और लोगों को डाइवर्ट करते रहेंगे, उनको गुमराह करते रहेंगे। आज ये इनके पास और 217, 218 के भी मुद्दे रेडी हैं इनके पास लोगों को गुमराह करने के। मेरी बात सिंपल एक समझ में नहीं आ रही है। इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत में VDIS हुआ था, आपको याद होगा, वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ इनकम स्कीम। अब बीजेपी की सरकार में IDS हुआ। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास बहुत से तरीके हैं काले धन को रोकने के लिए। मुझे पूछा जाए तो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बहुत सख्त जरूरत है। अगर इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स पर बीजेपी एक भी इलेक्शन लड़कर दिखाए और उनके लीडर्स अपने बच्चों की शादियां बिल्कुल सिंप्लिसिटी से करके दिखाएं, तो मैं मानूंगा कि ये जो बात कर रहे हैं, इनकी बात में कुछ सच्चाई है। ये आज तक देखिए, हमारे पास एक आईन है, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हम 5 साल में एक बार एक कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं जो पार्लियामेंट में हमारे लिए बोलता है, और मोदी साहब भी उसी सिस्टम से इलेक्ट होकर आए हैं। मैं ये चाहता हूं कि मोदी साहब चैनल्स के सामने बात करने के बजाय, ट्वीट करने के बजाय, आप पार्लियामेंट में आकर अपोजिशन से बात कीजिए कि भाई आपका मुद्दा क्या है। बिल्कुल, जहां मेरा रिएलेक्टेड किया हुआ रिप्रेजेंटेटिव मेरी तरफ से बात करेगा पार्लियामेंट में कि वो क्या चाहता है, तो ये तो सामने आकर बात करने ही तैयार नहीं है पार्लियामेंट में। और मैं अपोजिशन से भी ये कहता हूं कि अपोजिशन की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है कॉमन मैन की, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, कहीं मायावती बोल रही हैं, तो कहीं CPI वालों की आवाज सुन रहा हूं मैं, तो या फिर कभी अरविंद केजरीवाल की आवाज सुन रहा हूं। देखिए, ये लोग 30% वोट पर अपनी मनमानी और अपनी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, और ये बाकी के 70% वोट जिनको जनता ने दी है, चाहे वो बीजेपी हो, मेरी अबू आजमी साहब हो, चाहे हमारी सरवत साहबा हो, ये लोग क्या कर रहे हैं? अब तक तो हिंदुस्तान में एक बड़ा मुहाज तैयार होना चाहिए था इसके खिलाफ, कि लोगों को लगे कि 70% इसके अगेंस्ट हैं, लेकिन ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, तो यानी कुल मिलाकर एक तो इस इश्यू पर अपोजिशन मुत्तहिद नजर नहीं आता है, और दूसरे कि अपोजिशन को लोग परेशान नजर आते हैं, जो इख्तिदार में हैं लोग उन्हें इस इशू को लेकर खुश नजर आते हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी। छोटा सा बात कहने दिया जाए। ठीक है साहू जी, कर लिए, फिर ब्रेक पर जाना। जी साहू जी, मैं ये कह रहा हूं, जो अपोजिशन के पास इतनी ताकत है, जिस तरह से हमारे जफर साहब कह रहे थे, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे कि अपोजिशन के पास 70% लोग हैं, क्यों नहीं वो लामबंद होते हैं, क्यों नहीं आंदोलन करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर इतनी दम है तो आंदोलन करिए ना। भारत बंद कर तो रहे थे, कैसे हवा निकल गई साहब, कैसे हवा निकल गई ये भारत बंद की। लोगों ने हवा ऐसी निकाली किया है,
आपने भारत बंद कर रखा है 22 दिन से, भूल गए। बात नहीं थी। 22 दिन से आपने भारत बंद कर रखा है, जबरदस्ती बंद की बात ठीक है, है। ठीक है साहू जी, ठीक है, ठीक है। अबू आसिम आजमी जी, इस पर आपसे जवाब चाहिए। अबू आसिम आजमी जी, ठीक है, अबू आसिम आजमी जी, मेरी बात कम से कम अकेला एक ब्रेक पर जाने से पहले ये इशू भी उठा है, इस पर भी हम आएंगे। अबू आसिम आजमी जी, इस पर आप कमेंट दीजिए, ब्रेक पर जाना है जी। मेरा ये कहना है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे। नहीं, देखिए, भारत बंद की बात कभी नहीं हुई, आक्रोश रैली की बात हुई और आम जनता बिल्कुल परेशान है 100%। ये बिल्कुल सही है कि तमाम अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए, परंतु देखिए सबके अलग अलग मुद्दे हैं, इलेक्शन का टाइम है, लेकिन आम जनता बिल्कुल 100% परेशान है। और आज ब्लैक मनी के नाम पे जो हो रहा है, आज इनको खुद ही नहीं मालूम ब्लैक मनी कितनी है देश के अंदर। देखिए, प्रणब मुखर्जी ने 2012 में पार्लियामेंट में कहा था कि हमें नहीं मालूम कि कितनी ब्लैक मनी है, लेकिन जो रिजर्व बैंक और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, 2006 में देश में एक 21.6% ब्लैक मनी थी, लेकिन वो ब्लैक मनी डिक्लाइन की तरफ थी। मुझे लगता है कि अब बहुत होगी तो 15% ऐसे पैसे होंगे जिस पे टैक्स नहीं दिया जा रहा है। परंतु देश में जो ब्लैक मनी जिसे कह रहे हैं, वो कोई घर में नहीं रखी हुई है, वो रोजाना सर्कुलेशन में उससे काम हो रहा है। आज देश में सर्कुलेशन सबका रुक गया है। आम आदमी जो 1000, 2000, 3000 कमाता था, वो भी लाइन में खड़ा है, पैसे लेकर के निकाल रहा है, कहीं बना रहा है। आम आदमी परेशान है। टैक्स के लाइन में सबको लाने की कोशिश कीजिए, परंतु 125 लेकिन अबू आसिम आजमी साहब, आप इसे मानते हैं कि इस पूरे इशू को लेकर अपोजिशन की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी अपोजिशन ने नहीं निभाई और हर पार्टी इस इशू को लेकर अपना फायदा और नुकसान देख रही। छोटे से ब्रेक पर हमें जाना है। साहू जी, आपसे भी हम रिएक्शन लेंगे और सरवत जी आपसे भी, और इसके अलावा मुनव्वर साहब और जफर साहब सबसे हम रिएक्शन लेंगे। बड़ा इशू जफर साहब ने उठाया कि अपोजिशन एक तो मुत्तहिद नहीं है और तमाम पार्टियां इस इशू में अपना फायदा और नुकसान देख रही हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद इसी इशू पर लौटेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिग बुलेटिन। आज इशू यही है कि मुल्क में नोटबंदी को लेकर एक तरफ लोगों में बेचैनी सी देखी जा रही है, ऐसे में पार्लियामेंट में वजीर आजम खामोश हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा इशू उठाया जफर मोहिउद्दीन साहब ने कि इस इशू को लेकर तमाम पार्टियां अपना फायदा और नुकसान देख रही हैं। यह समझने की हम कोशिश करेंगे। सरवत साहिबा, आपके पास आना चाहेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें कि नोटबंदी का जो इशू है तमाम पार्टियों और खासतौर से अगर कांग्रेस की हम बात करें, क्या वाकई में कांग्रेस इस इशू को लेकर अपना फायदा और नुकसान देख रही है? आवाम की उसे कोई फिक्र नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ अवाम के साथ खड़ी हुई है। अगर आप देखेंगे नोटबंदी के फर्स्ट डे से हमारे कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष खुद गए बैंकों में, लाइन लगे, लोगों से हाल चाल पूछा और अपना एक मैसेज दिया सारे वर्कर्स को कि आप जाएं बैंकों में, एटीएम्स में लोगों की मदद करें। आप शायद आपको पास न्यूज भी होगी कि हमारे यूथ कांग्रेस के लड़के लगभग हर जगह के एटीएम में और बैंकों के बाहर शिविर लगा करके जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे या कम पढ़े लिखे थे उनका फॉर्म भरना, उन्हें चाय पानी बिस्किट तक देना। लेकिन सरवत साहिबा पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिए कि जिस तरह से कांग्रेस को या एज अ अपोजिशन, एक मेन अपोजिशन, आपको इस इशू को उठाना चाहिए था आवाम की परेशानियों को देखकर, क्या उस तरह से कांग्रेस इस इशू को उठा पाई? एक मिनट, मेरा जवाब पहले सुन ले। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी नोटबंदी के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी अव्यवस्था के खिलाफ है। एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए प्रधानमंत्री जी जो सवा लाख करोड़ 125 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको उनके दिमाग में नोटबंदी से पहले कोई तो रोड मैप रहा होगा ना। उन्होंने एक प्लान तो किया होगा कि इस नोटबंदी के बाद क्या असर होने वाला है। उसी प्लान को विपक्ष ये मांग कर रही है, कांग्रेस पार्टी भरपूर तरीके से ये मांग कर रही है कि आप पार्लियामेंट में आकर के उसको पेश करें कि आपने क्या प्लान कर रखा था, अगर नहीं किया था तो अचानक में ये फैसला क्यों लिया।
100 से ऊपर लोगों की जानें चली गई लाइन में लगे लगे, लोग की यहाँ मौत हो गई है और लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं उनका क्रियाक्रम करने के लिए। जिनको हॉस्पिटल में 50,000 रुपया एट ए टाइम जमा करके ऑपरेशन कराना या इमरजेंसी में जाने की जरूरत हो रही है, वो नहीं कर पा रहे। इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? ये सब सवाल लेकर के कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के सामने खड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री जी आए और सामने में संसद में जवाब दे लोगों को। ठीक है मुनव्वर साहब, लेकिन ठीक है, वालों को जवाब आए। ठीक है सरवत साहिबा, ये चीज करने में वो क्यों कतरा रहे हैं? ठीक है सरवत साहब, मुनव्वर साहब आपके पास आना चाहेंगे कि जिस तरह से अपोजिशन को टैकल करना चाहिए था इस पूरे इशू को, इस पूरे मामले को, जिस तरह से लोग परेशान हैं, एटीएम की लाइनों में नजर आ रहे हैं, बैंक बंद है, बैंक एक तरह से कैशलेस हो गए हैं, तो ऐसे में क्या जिस तरह से अपोजिशन को, विपक्ष को मुत्तहिद होना चाहिए था, एकजुट होना चाहिए था, उसमें विपक्ष नाकाम रहा है? देखिए विपक्ष कहीं पे नाकाम नहीं रहा। जो 28 तारीख में जो है ना जन आक्रोश दिवस मनाया गया, वो शायद लोगों को सही से नजर नहीं आ रहा इन लोगों को, उसमें भी लोग कामयाब हुए जिन लोगों ने ये काम किया। अब मैं बता दूं बहन जी, लगातार पार्लियामेंट में इस बात को लेकर अड़ी हुई हैं कि वो प्रधानमंत्री जी आए, जो उन्होंने ये नया तालिबानी फरमान लागू किया है, इस पे कम से कम रोशनी तो डालने पार्लियामेंट में, देश की जनता को पता तो लगे। प्रधानमंत्री जी रोड पे जाते हैं, एक बड़ी रैली करते हैं, वहां उनसे कोई जवाब मांगने वाला नहीं, जो उन्होंने बोलना है बोल के चले जाना है, मीडिया को बुला लेना है, उन्होंने अपना जो है ना भाषण सुना देना है कि भाई क्या है। अरे भाई पार्लियामेंट है, वहां से लोगों के चुने हुए लोग जो है ना पूरे देश से और प्रदेश से गए हुए हैं, वहां के जवाब दें सही ढंग से। बहन जी इसके लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो सरकार ने जो भी कदम उठाया, देखिए 1000, 10, 20 हजार, 50 हजार करोड़ रुपया पहले बैंकों में 100 का और 50 के नोटों में उतार सकते थे। जब इन्हें पता था, 10 महीने से इनकी प्लानिंग थी, ये सिर्फ अपना काला पैसा जो ना बदलने में 10 महीने गवा दिए इन्होंने, नहीं तो ये 1-2 लाख जो ना एटीएम और देश के अंदर लगा सकते थे। जो लोग मर रहे हैं, क्यू में लगे हैं, ये उन्हें परेशानी नहीं होती। एक मैं आपको बता दूं, अभी टीवी पे लगातार किसी ना किसी चैनल पे देखते रहते हैं हम, जो गांव के लोगों की हालत है। मैं एक गांव से ही आता हूं, मुजफ्फरनगर में एक छोटा सा गांव है। मैं 30 साल पहले जब अपनी मां से पैसे मांगता था, वो मुझे नाच दे देती थी कि भाई जा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं उससे दुकान वाले के पास जाता था और कोई खाने की चीज नाच से बदलता था। आज मैं जब टीवी पे देखता हूं कि गांव में आज वही हालत है, पैसा नहीं है, लोग नाच से और चीजें बदल रहे हैं। मेरे बच्चे के ऐसा भी होता है, मैंने भाई हमने भी किया है। आज मोदी जी ने 30 साल पीछे कर दिया देश। यानी लोग परेशान हैं। आपके कहने का मतलब ये कि लोग परेशान हैं इस नोटबंदी के बाद से। लोग परेशान है, देहात में बहुत परेशानी है। साहू जी, किसान बहुत बुरी तरीके से परेशान है, गेहूं बोए जाने हैं, इन लोगों को साहू जी, मुनव्वर हसन गौर साहब ने इशू उठाया कि वजीर आजम मोदी, पीएम मोदी आखिर पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते? भाई आपके पीएम तो बोलने वाले हैं ना, वो मनमोहन सिंह तो है नहीं, पार्लियामेंट में क्यों खामोश है? उनकी खामोशी पर सवाल उठा रहा है अपोजिशन। देखिए ऐसा है, 1 मिनट मैं बताता हूं। प्रधानमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में भी जब आज भी आए वो, तो इन्होंने देखिए जब इनके पास नोटबंदी का विषय था, तो अचानक से एक बेतुकी जो विषय ऑलरेडी भारत के सरकार ने इतना गंभीरता से सैनिकों के सम्मान और श्रद्धांजलि का विषय को लगातार करते रही है, उनके इवन पैसे जो मरणोपरांत जो मिलता है वो भी उनके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उनको और सुविधा मिले, वो सब पे काम कर रही है। आज ऑपरेशन चल रहा था, कॉम्बिंग ऑपरेशन, जो लोग सैनिक नहीं मरे हैं उसको भी ये कांग्रेसी और अपोजिशन कर रहे हैं, उसको भी श्रद्धांजलि दे दो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? शर्म आनी चाहिए इनको। अरे राजनीति करो, कम से कम सैनिकों के 100 पे राजनीति मत करो। आज एडजॉर्नमेंट कर दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे थे, चर्चा हो रही थी, उस समय 0 आवर में डिस्कशन चल रहा था। 15 मंत्री 96 ईयर मां को लाइन में लगा कर दिखा रहे हैं, घर कर दिया देश मेरी को। मां भी लाइन में लगी है। 60 साल में क्या किया आपने? क्या हो सकता है? अरे आप लोगों ने क्या दिया है वो सबको पता है। एक क्या आप लोग झूठ नहीं बोल रहे? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए। आप लोग कम से कम सैनिकों के साथ तो राजनीति मत करिए। 94 साल की बुजुर्ग लेडीज को जो ना लाइन में लगाते हैं। स्पीकर मैडम कह रहे हैं कि कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है साहू जी, ठीक नहीं है। साहू जी ठीक है, इनकी मां को कभी राशन की लाइन में नहीं देखा गया। देख रहे हैं लोग
ठीक है साहू जी ठीक है लेकिन साहू जी इतना बड़ा इशू है, एक से एक योजना काम बंद कीजिए, क्यों नहीं करते? ठीक है साहू जी आप, मेरा सवाल आपसे ही है साहू जी, मेरा सवाल आपसे है कि भाई इतना बड़ा जब इशू है, लोग कुछ लोग ही आपकी नजर में ठीक परेशान अगर हैं, तो अपोजिशन जब बार बार ये वजीर आजम से कह रहा है कि भाई आप बयान पार्लियामेंट में दे दीजिए, वजीर आजम हालांकि पार्लियामेंट के बाहर बयान देते रहते हैं, पार्लियामेंट में बयान देने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या कोई अच्छे समय के इंतजार में है या कोई अच्छा वक्त वो देख रहे हैं और वक्त और समय देखकर जवाब देंगे? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अपोजिशन इस पर बजिद है। मैं बताता हूं शायद उसके लिए भी मुहूर्त निकाल रहे होंगे। अपोजिशन को समझना चाहिए, जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम हर एक विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और पार्लियामेंट संसदीय मंत्री कह रहे हैं कि हम डिस्कशन के लिए डिस्कशन का माहौल तो दीजिए। प्रधानमंत्री जी बैठे, अरे आप क्या मजाक बना रखे? देश साहू साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको याद नहीं है कि आप क्या कहते थे? लोगों ने कितना इसमें दुख व्यक्त किया है। ठीक है तमाम पैनलिस्ट से बिल्कुल ठीक है। जफर मोहिउद्दीन साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। साहू जी, जफर साहब साहू साहब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी साहू साहब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुनाई दे रही है, बताइए। साहू साहब, हाँ जी, साहू साहब ये कब तक आप फौजियों को, देखिए फौजियों को आपको नहीं सुनाई दे? देखिए मैं एक बात बोलता हूँ हुरेरा साहब, मैं एक बात बोलता हूँ कि ये लोग बात करते ही फौजियों को सामने ला लेते हैं। देखिए एक जमाने से फौजी हमारे साथ है, सब फौजियों की इज्जत करते हैं। ऐसा क्या आ गया कि आप सडनली कभी फौजियों की बात करते हैं, कभी टेररिस्ट के लिए आपने कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन किया है। हाल ही में कुछ टेररिस्ट 2000 के नोटों के साथ पाए गए। नहीं, आप लोगों को कितना गुमराह करेंगे साहू साहब? कि एक तो बात मुझे डर इस बात का है कि हम डेमोक्रेसी में जीते हुए आप लोग एक फियर साइकोसिस पैदा कर रहे हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में एक फियर साइकोसिस पैदा कर रहे हैं। आज का नौजवान लड़का जो आईटी से वाबस्ता है, जो पढ़ा लिखा है, उसे यह नहीं मालूम कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको आप डरा रहे हैं कि भाई व्हाट्सएप में आप प्रधानमंत्री के खिलाफ मत बोलिए। अरे क्यों नहीं बोलेंगे साहब? देखिए यहां जो भी गलत होगा उसके खिलाफ बोलेंगे। हां, अगर हम कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हैं, वो जितने आपके प्रधानमंत्री हैं उतने हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमें उनके खिलाफ आवाज उठाने का पूरा हक है। आप पहले ये फियर साइकोसिस बंद कर दीजिए, हमारे नौजवानों को डराना बंद कर दीजिए कि भाई प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ मत बोलिए। अब तो गवर्नमेंट कॉलेजेस कम हो गए हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई ज्यादा होती तो आज बहुत से नेता पैदा होते, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में यूनियंस नहीं है। अगर यूनियंस होते तो आपको पता चलता। आप लोग हर मर्तबा व्हाट्सएप पे डरा रहे हैं और इस पे डरा रहे हैं कि ये मत लिखो, वो मत लिखो। क्यों नहीं लिखेंगे? ठीक है, साहू जी इस पर जवाब दीजिए, फिर अबू आसिम आजमी साहब के पास जाएंगे। जी ये मैं और एक बात मैं सरवत साहबा से भी बोलना चाह रहा हूं। सरवत साहबा, आपका अपोजिशन का काम यह नहीं है कि जो लोग बैंक की लाइन में खड़े हैं उनको पानी पिलाएं। मैं तो यह एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे निर्भया के दौर पे हुआ है दिल्ली के सड़क पे चौराहे में, हिंदुस्तान के हर चौराहे में हमारी 70% अपोजिशन अपने लोगों को लेके आ जाएगी मोदी के खिलाफ। लेकिन यह नहीं देख रहा हूं मैं। आप पानी पिला रहे हैं इस लाइन में लोगों को, ठहरे हुए लोगों को। देखिए यहां जितने ये अपोजिशन की ये कमजोरी ये मोदी सरकार की हिम्मत बढ़ रही है। का जो है पूरा परिचय दे दिया है। अब आपका भाषण अगर खत्म हो गया हो तो मैं बोलूं। जी साहू जी इस पर जवाब दे दीजिए। जी बोलिए सर। जी जफर साहब एक बात बताइए मुझे, आप कह रहे हैं कि इतना समस्या पे समस्या, सैनिकों का नाम ले रहे हैं। आप एक चीज बताइए, भारत के कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, हर एक प्राइम मिनिस्टर जाते रहे हैं, सैनिकों से मिलते रहे हैं, और अपोजिशन को किसी ने रोका है क्या? आपको किसी ने रोका है क्या सैनिकों से मिलने के लिए? देखिए आपने क्यों नहीं मिला अभी तक सैनिकों से? उनका हौसला अफजाई करिए, जाके उनके साथ ईद मनाइए। किसी ने रोका क्या? आप सुन लीजिए। देखिए जफर साहब, मैं खुद इंडियन एयरफोर्स में 5 साल काम किया हूं, तो थोड़ा सोच लीजिए में 5 साल काम किया हूं। कम से कम इस तरह से एक विपक्ष की तरह बात मत करिए। आप किए हैं ना, तो आप सोचिए कि अगर आप जब काम करते थे उस समय कोई विपक्ष का नेता आता और आपके साथ कोई त्योहार मनाता,
कोई खुशियां मनाता तो आपको अच्छा लगता कि नहीं? आज देश का प्राइम मिनिस्टर सरहद में जा रहे हैं, सैनिकों के साथ समय बिता रहे हैं, तब भी आपको तकलीफ हो रहा है, दिल में दर्द क्यों हो रहा है? लोगों को ये तकलीफ नहीं हो रही है, क्यों हो रहा है? हमको तकलीफ नहीं हो रही है। देखिए आप जिस तरह सुन लीजिए, ठीक है, आसिम साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं जी, कहता हूं, अबू आसिम आजमी साहब, अगर आप सोचिए कि जब आजमी साहब जब वो भारत के प्राइम मिनिस्टर जब वो जाकर के वहां बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है, तो एक बात समझिए, साहू साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, साहू साहब रुक जाइए, साहू साहब सुन लीजिए को कर्व करने के लिए साहू साहब मैं खुद इंडियन एयरफोर्स में 5 साल को कर्व करने के लिए पार्लियामेंट में अधिकार किसको दिया है? ये अधिकार दिया इनकम टैक्स को, एनफोर्समेंट को, या रिजर्व बैंक को? दूसरी चीज साहू साहब आप एक साथ जवाब दीजिए कि आज ये कहा जाए, ये कह रहे हैं आप बहुत अच्छा काम प्रधानमंत्री ने किया। जिस दिन प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 की नोट को बंद किया, उसी समय प्रधानमंत्री जी को सारी नोटों का बंदोबस्त करना चाहिए था और लोग बैंक में जाकर उसी वक्त अपनी नोट को जितना चाहे वो जमा करते, जितना चाहे निकाल लेते, तो लोगों को तकलीफ नहीं होती। और जिस देश में 6,38,000 गांव में सिर्फ 40,000 गांव में बैंक हैं, 4 लाख गांव ऐसे हैं जहां के बैंक 5 किलोमीटर दूरी पर है। मुझे बताइए साहू साहब, आज गढ़चिरौली हो गया, नक्सलाइट एरिया छत्तीसगढ़ हो गया, आज जो है सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जहां पहाड़ी रास्तों में लोगों को जाने में कई घंटे बैंक में लगते हैं, वो 500, 1000, 2000, 5000 रुपया लेकर के कैसे बनाएंगे? जाएंगे तो रास्ते में नक्सलाइट लोगों से कौन उनको बचाएगा? आप इन चीजों को नहीं सोचना, आप इससे तकलीफ नहीं हो रही है? आप कर जिस देश में 69% लोगों की आमदनी 10,000 से कम हो, जिस देश के अंदर आज जो है लोग 72% लोग खेती करते हैं, गांव में रहते हैं, आप उनके लिए बात कर रहे हैं, ये सब तकलीफ में है आज। मैं बता, इसका जवाब दीजिए आप। साहू जी आपको शायद नहीं मालूम है, मोबाइल एटीएम घूम रहे हैं। आज पहली बार मोबाइल एटीएम शुरू किया है प्रधानमंत्री जी ने। पेट्रोल पंप में भी एटीएम काम करने लग गया है। बिल्कुल होना चाहिए। 50 गांव के बीच आपके पास एक दूसरी बात सुनिए, मोबाइल एटीएम क्या घूमेगा? सुनिए एक मिनट, इंटरनेट 35% देश में काम करता है। और सुनिए नहीं, आप झूठ मत बोलिए, इस देश में 35% सुविधा है गांव के अंदर। साहू साहब को एक बात बताना चाहता हूँ, कैसे मोबाइल पैसा निकलेगा? देखिए, पार्टी के लिए केवल गलत मत बोलिए, वो भारत के लिए चिंतित हैं, भारत के भविष्य के लिए चिंतित कह रहे हैं कि लोग मर गए, वो अगर हम बैंकिंग ठीक है, जो लोगों के पास मोबाइल है, बात रख लेते हैं। ठीक है साहू जी, अबू आसिम आजमी साहब, एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, आजमी साहब नहीं है जनता के पास, है उनको। ठीक है, देखिए जफर साहब आपका हम कमेंट लेते हैं, लेकिन हमें आवाज आ रही है, छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, छोटा सा ब्रेक लेना है तमाम पैनलिस्ट से, बड़ी माजरत के साथ छोटे से ब्रेक पर जाना। और ब्रेक के उस पार हम यही बात करेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अगर पार्लियामेंट में जवाब दें या अपनी उस बहस में शिरकत करें, तो हो सकता है कि अपोजिशन की तरफ से कोई अच्छा मशवरा ही उन्हें मिल जाए इस पूरे इशू पर। छोटा सा ब्रेक के बाद इसी इशू पर लौट कर आते हैं। तो मुल्क में नोटबंदी को लेकर 22 दिन हो गए हैं। इन 22 दिनों में मुल्क के आम जनता को और आम आवाम को जो परेशानी है, इस पर अपोजिशन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पार्लियामेंट में जवाब चाहता है, लेकिन वज़ीर आज़म खामोश हैं और इसी खामोशी पर सवाल उठ रहे हैं। 5 खास मेहमान हमारे साथ लगातार इस इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। साहू जी, ब्रेक के बाद आपके पास ही आना चाहेंगे, क्योंकि अब हमारा डिबेट जो है वो आखिरी पड़ाव पर पहुंचा है। साहू जी, सीधा सवाल आपसे यही है कि अपोजिशन की तरफ से मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन मेरा खुद का सवाल कि भाई अगर वज़ीर आज़म पीएम मोदी अगर पार्लियामेंट में जवाब देते हैं, बात करते हैं इस पूरे इशू को लेकर, हो सकता है अपोजिशन की तरफ से उन्हें कोई अच्छा मशवरा ही इस पर मिल जाए। क्यों कतरा रहे हैं बात करने से पीएम? मैं तो यही कह रहा हूं अबू साहब, यही चीज मैं कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री, आप याद करिए, जिस दिन पार्लियामेंट में जाने वाले थे उस दिन मीडिया के सामने बोले कि हमारी सरकार विपक्ष के साथ और सभी दलों के साथ सभी मुद्दों पे बैठकर पार्लियामेंट में चर्चा करने के लिए तैयार हैं और
मत से जो भी विषय आएगा उस पे सरकार जो है निश्चित रूप से उनके सुझावों पर भी कार्रवाई करेगी। लेकिन विपक्ष के लोग कभी भी केवल सरकार को बार बार आरोपित करना, संसद को बाधित करना। आप एक चीज बताइए, जहां पर नुक्कड़ सभा बना दिया जाए, जहां संसद की गरिमा को ही खाक कर दिया जाए, जहां प्राइम मिनिस्टर बैठे हों वहां हुड़दंग हो जाए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलने के लिए कुछ रहता है क्या? आज प्राइम मिनिस्टर साहब लोकसभा में बैठे थे, बेवजह की तो चर्चा ही चाहता ना भाई। आपकी पार्टी विपक्ष के लोग जब आप के पास अपोजिशन में मुद्दे थे, नहीं है, इससे बहुत ज्यादा हंगामा किया चर्चा आप लोगों कब ने। होगा? जब उसका ये सारी एक बात बताइए, पार्लियामेंट में कर कोई चुके धरना हो। प्रदर्शन करने से चर्चा होगा क्या? आप जब करते पार्लियामेंट तो को आपको धरना नजर नहीं प्रदर्शन आया का कि केंद्र नुक्कड़ बना मीटिंग दिया। हो रही है। पूरा देश देख रहा है, जनता देख रही है, प्रधानमंत्री जी को बोलने आपने नहीं दिया किया जा ये रहा काम, है, आप ये उनके पहले मंत्री बहुत को कर सुन चुके नहीं रहे हो। लोग। साहब, और जब मंत्री बोल रहे हैं पिछले तभी वो यूपीए हुड़दंग के हो रहा जमाने है। में इस तरह की स्पीकर को हरकतें कोई रिगार्ड बहुत नहीं है। ज्यादा किया पार्लियामेंट के ये अंदर। बात का जवाब दीजिए। कितना आहत हो रहा है, साहब, जनता आप कितना बीजेपी आहत से- है। सरकार चाहती है डिस्कशन, प्राइम मिनिस्टर चाहते अरे हैं यही बोलने तो के डिमांड लिए, है कि आप उनको आइए, बोलने नहीं दिया जा रहा बहस है। कीजिए, ये वोटिंग दादागिरी कराइए। है विपक्ष की। आप बहस उसके करके बाद वोटिंग करवाने वॉरियर को सिनारी तैयार कर रहे नहीं हैं। ये पार्लियामेंट को अर्जन करने का ये देखिए- इनको आदत बन गया है। देखिए साहू साहब एक सवाल है मेरा, बस उसका जवाब दीजिए आप। हेलो सर, बोलिए ना, जी बोलिए ना, जफर साहब। बताइए ना। हाँ साहू साहब, बताइए सर, देखिए बताइए। जब भी कभी ऐसा देखिए इससे पिछले भी, जब मेरी जिंदगी, मैं अब 50 साल का हूं, इससे पहले जब भी कोई ऐसे हादसात हुए हैं हिंदुस्तान में, जब सेशन नहीं चल रहा हो, कुछ आपको ऐसे अनाउंसमेंट करने पड़े, तो जैसे ही सेशन शुरू होता था तो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर आकर बात करता था। आपके अपने प्राइम मिनिस्टर, पिछले प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने भी पूरी हिम्मत के साथ जो है नहीं पार्लियामेंट में सबको फेस किया है। लेकिन यह फैसला आपने 8 नवंबर को लिया। उसके बाद जब विंटर सेशन था तो प्रधानमंत्री का नैतिक फर्ज था कि वो पार्लियामेंट में आए और अपनी बात समझाएं पूरे रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हैं। मैंने भी उनको वोट दिया है। आप उसके बजाय आप अपनी रैली में जहां अपने पैसे देकर लोगों को बुलाते हैं वहां अपनी बात करेंगे, और आप इलेक्शंस वोटिंग भी करा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आप बताइए कि नोटबंदी सही है गलत है। ये तो कानून के खिलाफ है। मैं क्यों? हाँ, देखिए ये पार्लियामेंट में होना चाहिए। पार्लियामेंट में वोटिंग कीजिए, आप पार्लियामेंट में यस या गाली दीजिए, आप जितना नफरत करिए, सुन लीजिए, आप किसको नफरत करिए फोन कर रहे हैं आप क्यों नफरत कर रहे हैं आप उनसे? देखिए जो आपके देखिए लिए अपोजिशन ठीक है, जफर साहब आपकी बात पूरी हो गई। साहू साहब से जवाब दीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। बारे में आज भी आपके मन में ये नफरत तमाम क्यों है? पैनलिस्ट से भाई टाइम बहुत कम बचा है। बोल रहा है साहू जी आप इस पर जवाब दे गलत दीजिए। बात है भूमिका में रहिए, साहू साहब, लेकिन नफरत मत करिए। मैं वाजपेयी साहब की बड़ी इज्जत करता था। नहीं चाहिए। वाजपेयी साहब जो है हर दिन को जोड़ने के लिए तिनके PM का साहब हिसाब एक के देते बाद थे एक पार्लियामेंट में। कदम उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा लेकिन कि आपका नरेंद्र मैं मोदी नफरत भी देख रहा पार्लियामेंट हूं। में तिनके ठीक है, का ठीक है, हिसाब। ठीक है, जवाब आ गया। ठीक है साहू साहब, एक पाई का हिसाब। ठीक है साहू साहब, ऐसा जवाब आ प्राइम गया। मिनिस्टर अबू आसिम को आजमी जी, आजमी साहब, जन्मों में नहीं आजमी मिलेगा। साहब, जो पार्लियामेंट संत की जीवन जी में रहे ये हैं, मोदी उनके की खाते में खामोशी, पैसे नहीं है, उनके कोई अबू रिश्तेदार आसिम आजमी साहब कैसे देखते हैं आप? अबू हरीरा एक मिनट अबू हरीरा। जी जी जी, नहीं, पीएम मोदी जो है बिल्कुल से हिटलर सरमत साहब आते हैं आपके पास, आते इस देश में जो है लोकशाही का गला घोट रहे हैं। पीएम मोदी साहब को पार्लियामेंट के अंदर बहस करके पूरे लोगों के सामने बात को लाना चाहिए और उसमें वोटिंग होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा हम समझेंगे कि पीएम मोदी साहब, सुन तो ले आप हर वक्त आते पीएम क्या मोदी फौजियों साहब को इस बीच देश लेकर के में चले आते हैं, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल बिल्कुल करते जो हैं। है ये तरीका लोकशाही सही की नहीं है। हत्या कर आप रहे हैं, पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट में हिटलरगिरी आकर करना के जवाब चाहते हैं। दें। ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। ठीक है सरमत साहिबा, अब अपनी बात आप रख लीजिए। देखिए एक मिनट, पूरे हिंदुस्तान में 70 करोड़ डेबिट कार्ड है, करीब 1,20,000 एटीएम मशीन है, करीब सिर्फ 1 लाख एटीएम मशीन काम करता है, और ये कहते हैं कि कैशलेस समाज होगा। कैसे कैशलेस समाज होगा? हमारे बैंकों में पैसा नहीं है और बिग बाजार से पैसे दिए जा रहे हैं। वो कौन सा अकाउंट चल रहा है जरा बताएं प्रधानमंत्री जी आकर के। तो इन्हीं सब सवालों से ये बच रहे हैं और बीच में उठा करके ले आते हैं फौजियों को। क्यों? उन फौजियों की फैमिली भी उस लाइन में लगी हुई है। ये क्यों नहीं देख रहे हैं? कुल मिलाकर आपकी नजर में लोग परेशान हैं। मुनव्वर साहब,
मुनव्वर साहब आखिरी कमेंट आप। 25% वजीर आजम की पार्लियामेंट में खामोशी, साहू साहब से आखिर में हम कमेंट लेंगे। साहू साहब, तो आप लोग क्यों परेशान साहू साहब सुन लीजिए आप, करते हैं उनसे। साहू साहब, मुनव्वर साहब आखिरी कमेंट आप दे दीजिए। जी जी, आंखें बंद कर लेने से अंधेरा कम नहीं हो जाता है साहू जी। आंख खोल करके देखिए कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम कितनी परेशान है। देखिए साहू जी, ईमानदारी से जवाब दीजिए, देश बहुत की खुश हैं जनता लोग, देख रही बहुत- है। आज आप कल तक चिल्ला रहे थे काले धन वाले विपक्ष वाले, आज आप काले धन वालों को गले लगा रहे हैं। ये भी देश की जनता देख रही है। उन्हें 50% का मौका देके आप उनके साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ये देश की जनता को अब नजर आने लगा है कि कौन काले धन वाला है और कौन सफेद धन वाला है। 75%, दूसरी बात ये है कि जो 25% गरीब खाते में जा रहा है, ये आप क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? ये हिसाब किताब तो आप ये करते बहुत रहेंगे। बाद की बात है साहू जी। जो करंट में होने वाली बात है वो बताइए। जो आप वादे करते थे लोगों से, 100 दिन में जो है ना आप सबके खाते में 15-15 लाख रुपए भेज देंगे, आपका चुनावी, उसे आप चुनाव के बाद जुमला बोल देते हैं। किस बात पे आपकी और आपके प्रधानमंत्री का विश्वास किया जाए? एक बात में बहुत महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूं, अभी एक नया फरमान बीजेपी ने जारी किया है कि सारे एमपीज और एमएलए जो ना आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है ना अपने बैंकों के खाते दें। क्या अब जो है ना चार्टेड अकाउंटेंट का काम भी करेंगे? वो उन्हें समझाएंगे कि कैसे पैसा खपाना है। और ये और बता दें, वो मांग कर रहे हैं कि विपक्ष के लोग भी जो है ना ऐसा ही करें। क्या हम भी जाके जो है ना आपकी पार्टी के अध्यक्ष को अपने खातों के जो है ना जवाब देंगे? वो हमें समझाएंगे कि कैसे पैसे को खपाना है। ठीक है साहू जी, आखिरी कमेंट आपसे इस पर हम चाहते हैं। साहू जी, पीएम तो हमेशा लोगों की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं। सवाल ये उठता है जब पार्लियामेंट पूरी तरह से अपोजिशन ने ठप कर रखा है, ऐसे में पीएम अगर आके यहां पर स्पीच दे देंगे, बोल देंगे, तो हो सकता है पूरा मसला सॉल्व हो जाए। देश हित की बात है, लोगों की बात है, लोगों के हित की बात है। बिल्कुल जी साहू जी। लेकिन मैं ये अब्बू साहब एक बार बताइए, प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी बोलना चाहते हैं, ये बोलने के लायक माहौल तो बनाए, पहला। दूसरा, आप एक चीज बताइए, जितना भी ये नफरत कर लें, सबसे पहले इन सभी लोगों की पीढ़ी, भविष्य, जो आने वाला बच्चा है, उन लोगों के जीवन ठीक करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब चिंतित हैं। सरकार का आप बताइए, 5 घंटे सो करके जो प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं रात दिन, एक छुट्टी नहीं लिया उनका। अरे आप तो सरवत मैडम, देखिए आप लोगों के अंदर में जो नफरत है ना, उसको प्राइम मिनिस्टर एक रातों रात ठीक नहीं कर सकते हैं। उसमें टाइम लगेगा। मलहम पट्टी कर रहे हैं, वो सबके लिए कर रहे हैं वो काम। हाँ, लेकिन साहू जी जरूरी यही है कि पहले लोगों की परेशानियां देखी जाए, लोगों की परेशानियां पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी बोलना चाहते हैं पार्लियामेंट में, देश के चुने हुए प्राइम मिनिस्टर को बोलने नहीं दिया जा रहा है, और उल्टा ये कह रहे हैं अरे आप बोलने क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनकी परेशानियों पर भी सरकार को नजर दौड़ानी चाहिए। और पीएम अगर देश हित की बात करते हैं तो पीएम को पार्लियामेंट में ऐवान में आकर कम से कम बयान देना चाहिए। और अपोजिशन जिस पर बजिद है, अपोजिशन के जो हमले हैं, जो वार हैं, या जिस तरह से अपोजिशन चाहता है, वजीर आजम को कम से कम उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि अब वक्त खत्म हो गया। बहुत माजरत के साथ तमाम मेहमानों से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।